नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं राकेश कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ बिरजू, जो कि आज सुबह सुबह तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से होकर आए हैं। आप हमारे चैनल भारत लाइव पे लाइव के माध्यम से देखे होंगे कि क्या कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और क्या कुछ हुआ है वहाँ पे। और दूसरी ओर हमारे साथ मौजूद हैं बाबा, तो हम इस मुद्दे पर आज बाबा के साथ भी एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बिरजू से कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि एक बड़ी बात सामने आ रही है कि जैसे कि कोरोना महामारी हो या फिर बाढ़ की वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं उसको लेकर हो, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ को लेकर बिहार जो है त्रस्त है और सरकार की लापरवाहियाँ सामने आ रही है। तो तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा हमला किया है, अब तक का सबसे बड़ा हमला है नीतीश कुमार पर। क्या है हम जानते हैं बिरजू से, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, मैं आपको बता दूं कि आज तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने सारी जो पोले थी वो खोल दिए। क्योंकि आपने देखा कि लॉकडाउन दरमियान बहुत बड़ी संख्या में मजदूर बाहर से मतलब कि जो बिहार रोजगार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर थे वो बिहार आए। उस वक्त एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर बिहार में इतनी बड़ी रोजगार की कमी है, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं, और विपक्ष इस बात को लेकर लगातार हमलावर थी सरकार पे कि इन लोगों की व्यवस्था की जाए, आखिर ये लोग करेंगे तो क्या करेंगे। पहला पॉइंट तो हुआ। दूसरी बात कि उन्होंने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से किया कि अगर आपने रोजगार की बात कही कि जो भी मजदूर आए हैं उनको रोजगार देंगे, तो आप रोजगार दिया नहीं, तभी तो लोग इतनी बड़ी संख्या में, चूंकि हवाई अड्डे पे हमने भी कल जाकर वहाँ से रिपोर्ट तैयार किया था कि किस तरीके से मजदूर जो हैं उनको हवाई टिकट के भेजा जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा भेजा जा रहा है, तब वो लोग जा रहे हैं, मतलब जरूरत है अगले स्टेट को। तो सवाल ये भी है, उन्होंने कहा भी कि आखिर आपने रोजगार कहाँ दिया है रोजगार, आखिर क्यों जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं अभी भी। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि इतनी, जैसा कि आप हर रोज देख रहे हैं जिस तरह की क्राइम रेशियो बढ़ रहा है, उस पर भी जोरदार हमला बोला। तीसरा, मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री फंड में जो भी राहत की जो बिहार के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोगों से जो पैसे आए थे राहत के लिए, उनका ब्यौरा मांगा है कि आखिर इसमें कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, तमाम सरकार बताना उन सरकार को जिम्मेवारी बनती है कि ये सारी चीजें जो है बताए। उसके साथ बाढ़ जैसी समस्याओं को लेकर कि नीतीश कुमार मेरे कहने के बाद जो हवाई सर्वेक्षण किए, अब उनको चाहिए कि लोगों को जो मदद है वो पहुंचानी चाहिए। जो बातें थी विधानसभा में हो रही थी, उन्होंने वादे भी किए थे, कमेटी बनाएंगे, तमाम बातें की थी, लेकिन वो सारी चीजें यानी कि झूठ बोल रहे हैं, सीधा तौर पर उन्होंने कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं। और भी बाबा इस पे विस्तृत विश्लेषण करेंगे। बाबा को मौका दिया जाए। बाबा बताइए, क्या लगता है इस तरीके से सरकार को पोल खोलती हुई तेजस्वी यादव की, चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले तेजस्वी इतने आक्रामक रूप ले लिए हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है, सरकार उनकी बातों का जवाब देगी क्या? जी बाबा। राकेश, सबसे पहले तो बिरजू ने जो कवर किया है उस सारी बातों को लगभग उन्होंने रख दिया है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी 20 से 22 मिनट तक जो लाइव चला है, लाइव के माध्यम से जो बिरजू ने दिखाया और प्रेस वार्ता जो हुई है, प्रेस वार्ता बुलाने के पीछे कारण क्या था, तो पहला कारण था जो स्पष्ट नजर आ रहा है सबको, हिडन कारण हम बताएंगे। स्पष्ट नजर जो आ रहा है वो ये था कि तेजस्वी यादव चाह रहे थे कि मुद्दा आधारित चुनाव हो इस बार, और नीतीश कुमार को उनके 15 साल के शासन में किए गए कार्यों को लेकर के और वर्तमान परिस्थिति को लेकर के आकलन करते हुए आम जनता तक ये बात पहुंचा दी जाए स्पष्ट तरीके से कि नीतीश कुमार हर मुद्दे पर फेल है। पहली बात तो ये थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत लाइव और आप लोग धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आप लोगों ने तेजस्वी यादव को ये कहने के लिए, कई बार कहने के लिए मजबूर किया। भारत लाइव एक वाहिद ऐसा चैनल है जिसने बार बार कहा है कि विपक्ष अपनी रास्ते से, अपने आइडियोलॉजी से, जो उसका मेन काम है उससे भटक गया है। हमने बार बार कहा है कि विपक्ष का काम क्या है। आज तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, जन समस्या को उठाना, और हमारा काम ये नहीं है कि हमको जवाब दें, हम जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, विपक्ष में बैठे हैं, तो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उसका जवाब जनता को दे, इसके लिए मजबूर करना है। इस मुद्दे पे कहा जाए तो लगातार जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पे। यही बात बता रहे हैं राकेश कि हम बार बार प्रश्न उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं विपक्ष अपने मेन काम से भटक गया है।
जी। और यही कारण है कि सत्ता में बैठे लोगों को एक मौका मिल गया विपक्ष को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का। एक मजबूत विपक्ष बिहार में है और आप समझ लीजिए कि जरा सा नीतीश कुमार की नीयत डोली जी या फिर तेजस्वी यादव की नीयत डोली तो कभी भी सरकार बदल सकती है। जरा सा नीयत डोली थी तो आपको पता है कि 17 में क्या हुआ था। और अब अगर जरा सा नीयत किसी की भी डोलती है तो आप समझिए कि सरकार बदल सकती है। स्थिति इतनी मजबूत विपक्ष है कि वो कभी भी सत्ता में आ सकती है। 100 से ऊपर का आंकड़ा होना 122 सीटों के बहुमत में, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ा आंकड़ा है। क्योंकि महागठबंधन में 80 सीटें लगभग आरजेडी के पास है और 20 से ऊपर 26 सीटें आप जानते हैं कांग्रेस के पास है और भी दल हैं जो उनके समर्थन में हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितना मजबूत विपक्ष है। लेकिन क्यों मजबूत था? इन सब बातों के बीच जो सवाल उठाए हैं तेजस्वी यादव ने बहुत ही वाहिद है, बहुत जरूरी सवाल थे। उन्होंने साफ तौर पे एक प्रश्न उठाया कि कब बनेगी कमेटी। कमेटी बहुत जरूरी थी क्योंकि आम लोगों की बातें उस कमेटी में रखी जा सकती। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि 15 साल में, ठीक है लालू प्रसाद के काल में को बार बार कहा जाता है कि ये था वो था, कुछ नहीं किए। एक सुई से लेकर के और भी किसी चीज़ का कारखाना अगर नीतीश कुमार के राज में भी खुला हो तो नहीं बताने के लिए तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग आए थे, वो कसम खा रहे थे कि मिट्टी खा लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। वो लोग फिर से पलायन करने लगे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वो स्किल का जो मैपिंग था, स्किल मैपिंग था, स्किल सर्वेक्षण था, लोगों को रोजगार देने की बात थी, वो भी कहानी खत्म नजर जी हाँ। कहीं ना कहीं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने जो कुछ बिंदुओं पे बात रखी है, अपनी सवाल खड़े की है सरकार पर, जो कोरोना महामारी के बीच अन्य राज्य से जो भी श्रमिक थे सभी बिहार वापस लौटे थे और आज से वापस लौटे थे कि बिहार में उन्हें फिर से रोजगार मिलेगी। लेकिन फिर से एक बार जब अभी कोरोना महामारी कोई ख़त्म नहीं हुई है लेकिन उसके बावजूद लोग अब फिर से काम पे जा रहे हैं। बिल्कुल राकेश आप सही कह रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की 3-4 बातें बड़ी मुख्य थी। पहली बात तो ये कि तेजस्वी यादव के बगल वाले कुर्सी पे कौन बैठा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तेजस्वी यादव के बगल में वो शख्स बैठे थे जो कभी लालू प्रसाद के बगल वाली कुर्सी पर बैठा करते थे। पिछले 11 सालों से वो नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठे रहते थे और एक बार फिर से तेजस्वी यादव के बगल वाली कुर्सी पर बैठना। और जब मीडिया प्रश्न कर रहा है तेजस्वी यादव से और उसका जवाब छीन करके देना, ये बहुत बड़ी बात है। श्याम रजक पूरा तरह से एक्टिव हो गए हैं और श्याम रजक एक धाड़ा जरूर हैं कि वो क्या करेंगे आगे, आप समझ सकते हैं। इसके साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है। कोरोना संकट को लेकर के जिस तरह से बिहार में स्थितियां अभी भी भयावह बनी हुई हैं, बाढ़ को लेकर के जिस तरह से भयावह बनी हुई हैं, इसको लेकर जिस तरह से प्रश्न उठाया है तेजस्वी यादव ने, ये निश्चित रूप से जनता के सवाल हैं और जनता के सवाल उठे जरूर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव से जब रघुवंश प्रसाद के मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यानी कि रघुवंश प्रसाद का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। और जो हमने भारत लाइव ने जो बार बार ये कहा था कि रघुवंश प्रसाद का निगाह जो है वो नरेंद्र मोदी का उन पर पड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी एन केन प्रकारे ना बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरह से चाहते हैं कि लालू प्रसाद का छाया रूप जो कि रघुवंश प्रसाद हैं वो उनके खेमे में चले जाएं। बातें अभी भी अटकी हुई हैं। लेकिन रघुवंश प्रसाद समाजवादी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका 36 का आंकड़ा रहा है, ये सभी जानते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। तेजस्वी यादव जहां एक तरफ इस बात के लिए मजबूत इरादे से नजर आ रहे थे कि उनके अगल बगल में लोग बैठे हुए हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे, जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का छात्र, युवा, बेरोजगार, किसान, महिलाएं और जो पलायन करके लोग आए हैं, इनके बीच में भारी असमंजस है कि इनके आगे के भविष्य को कौन संवारेगा, कौन संभालेगा। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आज के प्रेस वार्ता का एक इतना ही महत्व आप मान सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो कुछ भी तो दिखाइएगा। अभी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि एक तरफ जहां अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, ये भी तय नहीं हुआ है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। इस बीच में कुछ ना कुछ तो तेजस्वी यादव करना था। तेजस्वी यादव पर लगातार यह लग रहा था जो कि जिसका की चर्चा भी उन्होंने कहा कि वो आइसोलेट हो गए हैं, कोरोना हो गया है। इन सब बातों को
दरकिनार करने के लिए उनके पास एक वक्त चाहिए था, लोगों तक बताना चाहिए था, और उसी के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता की। बिल्कुल, एक बात राकेश मैं कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें तो उन्हें जनता के मुद्दे को उठाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव के मद्देनज़र एक बड़ी बात कह दी कि लालू प्रसाद ने लोगों के लिए, बिहार की 12 करोड़ आवाम के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और कहीं हद तक जो आज बिहार के इतिहास में नाम भी लिया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, मौका हमारी बिहार की जनता जो है हमें मौका देती है, तो हम उन 12 करोड़ आवाम के लिए आर्थिक लड़ाई सफल जो लड़ते आ रहे हैं, सामाजिक लड़ाई तो उनके लड़े और सफल भी हुआ, तो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो आर्थिक मुद्दे पर भी लड़ाई लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। और राकेश, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहेंगे कि बहुत समय के बाद, या शायद पहली बार, तेजस्वी यादव ने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से नीतीश कुमार को चोर कहा, लुटेरा कहा, छलिया कहा, धोखेबाज कहा, और न जाने कौन कौन सी उपमाएं दी, कौन कौन सा अलंकार दिया, जो कि आप असंसदीय भी कह सकते हैं, लेकिन दिया जरूर। साथ में ये भी कहा कि मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, चाचा हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर सम्मान सूचक शब्द ठगी है, चोरी है, लुटेरा है, बदमाश है, क्या कहें, धोखेबाज है, छली है, गुमराह करने वाला है। बाबा तो एक बात जो जैसे अभी पिछले दिनों विपक्ष जो है सरकार पर को आईना दिखाने का काम पिछले दिनों भी करते आई है और आरोप भी लगाते आए हैं, चाहे वो कोरोना महामारी हो या फिर बाढ़ को देखते हुए सवाल हो, लेकिन सरकार जो है उनके विपक्ष के सवालों से पीछे हटती दिखती आई है। तो क्या जो इस प्रेस वार्ता में जो तेजस्वी यादव ने कुछ बिंदुओं पे बात रखी है, अपनी सरकार के सामने सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला किया है, तो क्या इस बार कुछ सवालों के जवाब नहीं आएंगे, लेकिन चोर, छलिया, धोखेबाज जितना कहा गया है उसके जवाब तो जरूर आएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रेस को बुला करके और इतना सारा अलंकार वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए देना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भीतर ही भीतर अपने आप को काफ़ी मजबूत समझ रहे हैं और नीतीश कुमार को कमज़ोर समझ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव को जो उनके हाव भाव थे, जो उनकी भाव भंगिमा थी, वो ये बता रही थी कि अब वो ट्विटर पे नहीं, प्रेस को बुला बुला के और नीतीश कुमार को गली आएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है पीछे हटने का काम करती है और जनता के बीच जो समस्याएं हैं उनको छोड़कर जो हमला किया जाता है विपक्ष के द्वारा, उस पर ध्यान देती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ अभी मौजूद थे बाबा और दूसरी ओर मौजूद थे बिरजू। अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।